नाउ रीजन ऑफ पॉवर्टी। और सोचने वाली बात ये है कि हमारी कंट्री को 75 इयर्स होने वाले हैं ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1947 से अगर काउंट करें तो 2022 में वी विल कंप्लीट 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ऐसी क्या बात है कि 75 इयर्स होने के बावजूद भी आज भी हमारे देश में इतनी ज्यादा गरीबी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी की बात आपने करते हैं, सबसे पहले व्हाट आर द रीजंस ऑफ पॉवर्टी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में गड़बड़ हुई है, ये तो एक बात तय है कि कहीं ना कहीं आज भी 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर देश गरीबी में से बाहर नहीं निकला है, ऊपर के नंबर ऑफ पीपल बढ़े हैं, भले परसेंटेज वाइज हम कम हुए, लेकिन लोगों की बात करें तो लोग बढ़े हैं गरीबी रेखा के अंदर। तो रीजंस ऑफ पॉवर्टी की बात करें तो सबसे पहला रीजन क्या है कि डिक्रीज इन इनकम ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। डिक्रीज इन इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने क्या किया, सारा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज में किया, सारा इन्वेस्टमेंट सर्विस सेक्टर में किया, ठीक है। और एग्रीकल्चर जैसी चीजों को इग्नोर किया, ठीक है। अब एग्रीकल्चर को इग्नोर करने जैसा नहीं था, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस मिला था तो 70% पीपल वेर 71% ऑफ द पीपल वेर डूइंग एग्रीकल्चर। तो देश के अगर 70% लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, लेकिन जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था उतना इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। दूसरा प्रॉब्लम, इरिगेशन फैसिलिटीज वर नॉट प्रॉपर, ठीक है। फार्मर्स को मजबूरी में बारिश पे डिपेंड रहना पड़ता था, और बारिश पे डिपेंड रहेगा तो साल में एक ही बार प्रोडक्शन हो पाएगा, और बाकी के 7 महीने 8 महीने फार्मर बेचारा बेरोजगार रहता था, काम उसके पास होता नहीं था। तो इसीलिए कभी भी फार्मर की इनकम बढ़ नहीं पाई, ठीक है। तो पहला कारण है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और दूसरा इनप्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज। सेकेंड, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स के पास ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। मतलब एक फार्मर अगर गांव में रहता है, ठीक है, एक फार्मर अगर गांव में रहता है तो उसके पास खेती बाड़ी के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि गांव में देखो, गांव में जब हम आजादी की बात करें तो गांव में उस टाइम पे पक्की सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थी, हॉस्पिटल नहीं थी, ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, ऑफिस नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ था ही नहीं। गाँव में सिर्फ एक ही चीज होती थी, खेती बाड़ी। लेकिन अब जो गाँव डेवलप हुए, बहुत सारे गाँव डेवलप हो रहे हैं, तो जब गाँव डेवलप होते हैं तो गाँव में रोड बनते हैं, गाँव में स्कूलें बनती है, गाँव में कॉलेजेस बनती है, गाँव में हॉस्पिटल्स बनते हैं, धीमे धीमे गाँव में इन्वेस्टमेंट आता है, तो बड़े बड़े मॉल्स बनते हैं, तो वो डेवलप होता है, ठीक है। तो आजादी के बाद ये देखा गया कि विलेजेस में ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट ही नहीं की गई, ठीक है। मतलब अगर आप गाँव में रहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन था कि आपको खेती बाड़ी करनी, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम ये था कि लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट। पढ़े लिखे लोग थे नहीं। अगर आप अपने दादा दादी की भी बात करो तो उस जमाने में, ठीक है, वो भी आप देखोगे कि आपके दादा दादी शायद ही पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। तो लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग अदर एम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोग थे नहीं, और इसीलिए उनको ज्यादा एम्प्लॉयमेंट के बारे में नॉलेज नहीं था कि भाई और कहाँ से उनको काम मिल सकता है, ठीक है। एजुकेशन नहीं था, स्किल नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, इसी की वजह से धीमे धीमे गरीबी बढ़ती। चौथा, लैक इंक्रीज इन डेट एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम, ठीक है। डेट बढ़ता गया, हमारे फार्मर्स का जो कर्जा था वो दिन ब दिन बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एक्सपेंडिचर, जरूरत से ज्यादा खर्चा होता था कास्ट सिस्टम में, रीति रिवाज में, ऑर्थोडॉक्सी में, ठीक है। जैसे कि बच्चों की शादी है तो शादी में सारे समाज को बुलाना, ठीक है, दहेज देना, ठीक है। तो इसके ये सारी चीजों पे फार्मर का जो जमीन होती थी, फार्मर की जो जायदाद होती थी, वो सारी इसमें खत्म हो जाती, ठीक है। वो लोग कास्ट सिस्टम को आज भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आप कोई उत्तर प्रदेश के या बिहार के गांव में चले जाओगे तब आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कास्ट सिस्टम किस तरह से वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। आज हमको लगता होगा कि अभी ये सब फालतू की बातें हैं, कास्ट, ऊंची जात नीची जात, क्योंकि हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, मॉडर्न शहर है, मॉडर्न लोग हैं। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे गाँव में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कास्ट सिस्टम
कौन प्रैक्टिस करता है, आज भी उसी तरह से प्रैक्टिस की जाती है जो आज से 200 साल पहले की जाती है। ठीक है, तो इसी के वजह से हमारे जो फार्मर्स थे वो आगे नहीं बढ़ पाए। ऑर्थोडॉक्सी मतलब अंधविश्वास, हर चीज में वो अंधविश्वास, ठीक है, अंधविश्वास में बिलीव करते थे, परंपरा, रीति रिवाज, thus it may be said that it is due to the increase in unproductive expenditure। ठीक है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करते थे। जैसे हम देखते हैं कि भाई जो ये लोग गरीब लोग होते हैं, ठीक है, वो लोगों का वो भगवान में बहुत ज्यादा भरोसा होता है। ठीक है, आप देखोगे वो लोग दशहरा का उपास करते हैं, फिर गणेश चतुर्थी में गणेश जी का उपास करते हैं, जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान का उपास करते हैं, नवरात्रि में नवरात्रि का उपास करते हैं, श्रावण महीने में शंकर भगवान का उपास करते हैं। ठीक है, और इतना पैसा भी वेस्ट करते हैं मतलब पैसा भगवान में लगाते हैं। ठीक है, जब जैसे बड़ी बड़ी पूजा रखेंगे, पाठ रखेंगे, लोगों को खाने पे बुलाएंगे, तो ये सब परंपराओं में ज्यादा पैसा जाता है। आप देखना कि जो पढ़ा लिखा लोग होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हम इलिटरेट लोगों की बात करते हैं तो वो लोग इस तरह के ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, तो 10 इनका सारा पैसा जो उनकी कमाई होती थी वो इसी रीति में, रिवाज में, अंधविश्वास में वो लोग बर्बाद कर देते थे। ठीक है, ड्यू टू इलिटरेसी द पुअर बिकेम विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। पुअर अनपढ़ है, गवार है, उसको नहीं पता कि उसकी जमीन की क्या कीमत है। जो लोग बोलते थे कि भाई आपकी जमीन की ये कीमत है, वो कीमत पे उसको बेच देते थे, उसको चीट करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको पैसा देते थे, और जब वो फार्मर पैसा नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन, उसका घर, उसकी गाय भैंस सब हड़प लेते थे। तो इलिटरेसी की वजह से पुअर आए दिन इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन के शिकार होते हैं। Along with that, they are not able to get benefit of the government scheme। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें निकाली है इनके बेनिफिट के लिए, लेकिन इनको पता ही नहीं है कैसी कोई स्कीमें चल रही है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए। Then due to ignoring necessities and economic welfare of the poor section of society during formation of economic policy। जब इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेम की जाती है, ठीक है, मतलब जो भी प्लानिंग कमीशन है वो पॉलिसी बनाता है, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ज्यादातर गरीब लोगों को इग्नोर किया जाता है। जब भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती है तो ज्यादातर किसके लिए बनती है, हाईवेज बनाने हैं, मेट्रो ट्रेन बनानी है, बुलेट ट्रेन बनानी है, इस तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट बनने से गरीबों के ऊपर डायरेक्ट टारगेट नहीं किया जाता। तो इसलिए 75 ईयर्स तक यही हमारी प्रॉब्लम रही है कि हमने कभी भी गरीबों को डायरेक्ट टारगेट नहीं किया कि डायरेक्ट उनको बेनिफिट मिले। ठीक है, ये तो अब जाके आपने देखा होगा 2016 में जब नोटबंदी हुई तब सारे गरीब लोगों ने बैंक में खाते खुलाए। उसके पहले तो हमारे 2016 के पहले तो इतने सारे लोग, मतलब देश के 130 करोड़ में से लगभग 30 करोड़ लोगों के पास तो बैंक के अंदर अकाउंट नहीं था। आज हम बोल सकते हैं कि 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ लोगों के बैंक में खाते हैं। ठीक है, क्योंकि आज गवर्नमेंट के सारे बेनिफिट उनको बैंक में मिलते हैं। ठीक है, आज जो गैस का सिलेंडर भी आपको पता होगा, आप जो गैस का सिलेंडर लेते हो उसके ऊपर जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्ट आपके बैंक के खाते में आती है। ठीक है, इस तरह से फार्मर्स को हर महीने जो पैसा दिया जाता है, ठीक है, वो भी उनके बैंक के खाते में आती है, जो भी सब्सिडी होती है वो भी बैंक के खाते में आती है। तो इसका मतलब कि आप सोचो कि 1947 से 2016 कितने साल हो गए, 70 साल हो गए। 70 साल में हमारे देश के 33% लोगों के पास बैंक में अकाउंट नहीं मिला। तो आप सोच सकते हो कि कैसे गरीबों को इग्नोर किया गया। ठीक है, तो ड्यू टू द इग्नोरिंग नेसेसिटी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। और मुझे ये भी याद है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब उन्होंने जनधन योजना लेके आए। अब जनधन योजना के अंदर सारे लोगों का जीरो बैलेंस में अकाउंट खोला। ठीक है, जीरो बैलेंस में अकाउंट खोला, उनको फ्री में डेबिट कार्ड दिया। ठीक है, डेबिट कार्ड दिया, चेकबुक दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें 2014 में हुई। 2014 में हमने इतनी मुहिम चलाई कि सब लोग अकाउंट खोलो, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी खोलो, बिना डॉक्यूमेंट के भी खुल जाएंगे। ठीक है, किसी की गारंटी पे भी खुल जाएंगे। ठीक है, उसके बावजूद भी आप सोचो 2016 में 30 करोड़ लोगों के पास बैंक में खाते नहीं थे। तो ये बताता है कि हमारी जो पॉलिसी थी वो कभी भी गरीब लेवल तक पहुंची ही नहीं। ऊपर से इनका जो पैसा होता था या इनकी जो सब्सिडी का जो पैसा होता था वो बीच के जो दलाल होते थे या बीच के जो एजेंट होते थे या गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे
वो सब खा जाते हैं। ठीक है, मतलब ये गरीबों तक कभी ये चीजें पहुंचती नहीं, अब पहुंचने लगी है। ठीक है, अब पहुंचने लगी है। अभी मैं आपको बताऊं कि जब 2016 में 2014 में जब सरकार आई थी, तब सबसे पहले आधार कार्ड का काम हुआ था। अब आधार कार्ड के बेस पे इनको हर महीने अनाज दिया जाता है। ठीक है, मतलब पहले तो ऐसे ऐसे भूतिए अकाउंट होते थे, भूतिए अकाउंट करके एक आदमी है, वो 2019 में मर गया है, 2019 में मर गया है, उसके बावजूद भी उसके परिवार वाले आके उसके नाम का अनाज लेके जाते हैं। ठीक है, तो भूतिया अकाउंट बोलते हैं, मतलब ऐसे जो इंसान मर चुके हैं उनके नाम पे भी अनाज जा रहा है। मतलब कई बार परिवार वाले ले जाते हैं, कई बार वो लोग ट्रेडर होते हैं वो अपने अकाउंट में शो कर देते हैं कि हर महीने ये करसनदार आके लेके जा रहा है। ओके, तो कहने का मतलब ये कि करप्शन की वजह से और इग्नोरेंस की वजह से ये डायरेक्ट बेनिफिट गरीबों तक नहीं पहुंचा। फिर प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप और इनकरेक्ट, कैश क्रॉप का प्रोडक्शन को बढ़ाया गया क्योंकि कैश क्रॉप से डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में माल जाता है। कैश क्रॉप का मतलब कॉटन, शुगर केन, वूल, रबर। अब ये कैश क्रॉप से होता क्या था कि इसका डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में यूज होता था। ठीक है, कैश क्रॉप से रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में यूज होते थे तो अच्छा पैसा मिलता था। इसके लिए फार्मर्स भी क्या करते थे, कैश क्रॉप उगाते थे और व्हीट, राइस, दाल, इस तरह की चीजों को इग्नोर करते थे। ठीक है, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रूरल इकोनॉमिक कोलैप्स। ठीक है, जैसे बताया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, मतलब कि जब पॉलिसीज बदली तो सिर्फ शहरों का डेवलपमेंट हुआ, गांव की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई, गांव पीछे रह गए, गांव को इग्नोर किया गया और शहर को आगे बढ़ाते गए। कॉटेज इंडस्ट्रीज को इग्नोर किया गया, छोटे मोटे गृह उद्योग को, कारखानों को, इनको इग्नोर किया गया और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की गई। ठीक है, जिसकी वजह से माइग्रेशन बढ़ा। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अभी आप सबने देखा होगा कोरोना में क्या हुआ, कोरोना जब लॉकडाउन हुआ तब आपने देखा होगा कि लोग उत्तर प्रदेश से, बिहार से, ठीक है, राजस्थान से, झारखंड से सब गुजरात में थे। और जब लॉकडाउन हुआ तो ट्रेनें बंद, बस बंद, एरोप्लेन बंद, तो बेचारे चलते चलते साइकिल पे निकल पड़े। ठीक है, अपने शहर, अपने घर जाने के। तो आप समझ सकते हो कि माइग्रेशन इतना बढ़ जाए, माइग्रेशन इंक्रीज हुआ। ठीक है, माइग्रेशन इंक्रीज होता है और आज भी है। आज भी इंडिया, गुजरात में बाहर से इतने सारे वर्कर्स आते हैं, क्यों आते हैं? आप सोचो कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, वहां पे ग्रोथ नहीं है, इसीलिए वो गुजरात आते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश जाते हैं। इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज, पुअर बिकम द विक्टिम ऑफ मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। ये गरीब है, पैसा है नहीं, इसीलिए ज्यादा खा नहीं पाते। ठीक है, इसीलिए उनको मालन्यूट्रिशन मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी, प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, ये हमेशा होती रहती है और ये लोग ज्यादा से ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अभी हमने कोरोना में भी देखा कि सबसे ज्यादा कोरोना कहाँ पे फैला, गरीबों की बस्तियों में फैला, चालियों में फैला। ठीक है, ऐसी जगहों में इसीलिए फैला क्योंकि वैसे ही ये लोग भीड़ में रहते हैं। दूसरी बात कि इनकी डाइट ऐसी होती है कि इनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, जल्दी बीमार हो जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इंक्रीज, इसकी वजह से हुआ क्या कि गवर्नमेंट का भी पैसा हेल्थ पे बढ़ा। ऑल्दो इनकम वाज स्टैटिक बट एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन इंक्रीज ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल बिजनेस, कॉटेज इंडस्ट्री में डिटोरिएटेड, टेक्नोलॉजी बदली तो जो पुराने धंधे थे, पुराने बिजनेस थे, वो खत्म हो गए। अभी आप देखो जैसे ऑनलाइन का बिजनेस आया है, अब जब से ऑनलाइन आया है तब से आप देखो कि जो ऑफलाइन की दुकानें हैं, जैसे मोबाइल की दुकानें हैं, ठीक है, या कंप्यूटर की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, वहाँ पे पूरी तरह मंदी आ गई है। ठीक है, अब हमको मोबाइल खरीदना होता है तो बहुत कम लोग, 90% लोग ऑनलाइन ही मंगा रहे हैं। ठीक है, 90% ऑनलाइन मंगा रहे हैं। अगर आपको कंप्यूटर खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, वो भी ऑनलाइन आ जाता है। ठीक है, तो ओल्ड बिजनेसेस खत्म हो जाते हैं। जैसे ये ओला वाले और उबर वाले आए हैं, तब से ये ऑटो रिक्शा वालों का धंधा खत्म हो गया है। ठीक है, तो पुरानी जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीजें खत्म हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। ठीक है, अब जब से ये लोग आए हैं ऑनलाइन वाले, हमको बेनिफिट है क्योंकि कस्टमर, हमको 2 रुपए सस्ती चीजें मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? इन लोगों में है कि अब इनके पास काम नहीं बचा। और अभी जैसे देखा जियो मार्ट वाला भी आया। ठीक है, अब जियो मार्ट वाला आया तो अब उसकी वजह से जो आजू बाजू के किराने वाले हैं उनमें मंदी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि टेक्नोलॉजी जब बदलती है तो पुराने जो धंधे होते हैं, पुराने जो बिजनेस होते हैं, वो कोलैप्स हो जाते हैं। देयर वाज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ।
डेथ रेट डिक्रीज, ठीक है। और इससे क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, वो भी हुआ। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत हाई स्पीड से बढ़ा, डेथ रेट कम हुआ, ठीक है, लोग मरे कम, पैदा ज्यादा हुए, और मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट की वजह से लोगों की उम्र बढ़ी है, ठीक है। तो इन सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज हुआ। सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज इसीलिए हुआ क्योंकि इंडिया में अगर 10 लोग पैदा होते हैं तो 8 लोग लेबरर्स होते हैं, ठीक है। 10 में से 8 लोग लेबर होते हैं, लेबर, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा हमारी जो पॉपुलेशन है वो गरीबी वाली पॉपुलेशन, तो जिसकी वजह से हमारे हर साल इतने सारे लेबरर्स ऐड होते हैं, ठीक है। अब हमारे जैसे देश में इतना काम नहीं है जितने लेबरर्स आते हैं, और इसीलिए दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहता है, ठीक है। आज आपको कोई भी कितना भी बोले कि अच्छे दिन आएंगे या हमारी सरकार में से बेरोजगारी जाएगी, गरीबी जाएगी, आप समझ लेना ये इंसान फेंकू है, फेंक रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है और हमारी प्रॉब्लम इतनी पुरानी है कि अगर कोई बोलता है कि 5 साल में से मैं देश में से गरीबी हटा दूंगा या 5 साल में से मैं देश में से बेरोजगारी हटा दूंगा, तो इसका मतलब ये कि ये 100% झूठी हो रहा है। इतने बड़े देश में आज 130 करोड़ है, अगले साल आप देखोगे तो 135 हो जाएंगे, उसके बाद देखोगे तो 140 हो जाएंगे। इतनी हाई स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से आप कैसे गरीबी को कम कर पाओगे, कैसे बेरोजगारी, पहले से इतने सारे लोग बेरोजगार हैं, हर साल 2.5-3 करोड़ लोग और ऐड हो जाते हैं, और इस हिसाब से गरीबी बढ़ती है। और इससे होता क्या है कि डाउनफॉल इन परचेसिंग पावर, डाउनफॉल मतलब होता क्या है कि रुपया जो है वो कमजोर होने लगता है, ठीक है। आप देखो डॉलर कहाँ पहुंच गया, 75 पहुंच गया, रुपया जो है वो गिर गया, तो हमारा रुपये का जो परचेसिंग पावर है वो कम होने लगता है, ठीक है। अब होगा ये कि आने वाले टाइम में आपकी जेब में 100 रुपया है, तो आज जो 100 रुपये में कोई चीज खरीदते हो, 5 साल बाद उसी चीज को खरीदने के लिए आपको 150 रुपये लगेंगे, ठीक है। तो होता ये है कि महंगाई बढ़ती रहती है और आपका जो परचेसिंग पावर है वो डाउन होते रहता है। लिविंग स्टैंडर्ड उसकी वजह से बदतर होते रहता है। जैसे कि ये लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की नौकरियां गई है, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि लिविंग स्टैंडर्ड डिटोरिएट होगा। पहले जिस तरह से वो जीता था, ठीक है, अब वो उस तरह से नहीं जिएगा। दस पॉवर्टी हैज इंक्रीज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती है। एक बार आप देख लो, एक बार कर दो कुछ। Now, Yes, sir. after independence, government has given a thrust of large-scale, heavy and key industry along with the slogan "गरीबी हटाओ", ठीक है। अब मुझे याद है कि ये स्लोगन देने वाले कौन थे पता है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, जैसे नरेंद्र मोदी का स्लोगन सबको याद रहेगा, जब 2014 में वो पहली बार इलेक्शन के लिए आए थे, उनका एक मंत्र था, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। अच्छे दिन आएंगे, आपको याद होगा उस टाइम पे आप भी थोड़े बहुत मैच्योर थे, 10 साल की एज होगी, तो आप सबको ये स्लोगन याद होगा, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। वैसे ये स्लोगन इंदिरा गांधी का। अब आप सोचो गरीबी हटाओ, मतलब सोचो कि गरीब के ऊपर इसका कितना प्रभाव पड़ता होगा। वो सही में ऐसा मानने लगता था कि यस, ये सरकार आएगी तो मेरे को गरीबी में से हटाएगी। अब जब अच्छे दिन आएंगे आया, मीडिया में इतना कैंपेनिंग चला, एडवर्टाइजमेंट चली, तो सबको लगा, गरीब से गरीब को भी लगा कि अच्छे दिन सही में आ जाएंगे, ठीक है। जब मोदी सरकार ने बोला कि अगर ब्लैक मनी इंडिया में पैसा आ जाए वापस, तो हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं, तो लोगों को लगने लगा कि हाँ भाई ये सरकार आई तो हमारे खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। तो लोगों ने भर भर के वोट किया 2014 में, बहुत ज्यादा सीटों से अगर बीजेपी आगे आई, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये स्लोगन हर बार इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, ठीक है। हर बार इलेक्शन के टाइम पे आता है, ये स्लोगन बहुत फेमस था। आज तक लोग इसका यूज कर करके इलेक्शन जीतते भी, ठीक है। तो गरीबी हटाओ टू रिमूव द पॉवर्टी। फॉर दिस डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटी। देखो हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, हमको डेवलप करना चाहिए था गांव को। गांव में 70% लोग आज रहते हैं। सोचो जब आजादी थी तब तो 90% लोग गांव में रहते थे, तो हमको गांव में पक्की सड़कें बनानी थी, गांव में पानी की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी, गांव में इलेक्ट्रिसिटी देनी थी, लेकिन हमने वो 90% को इग्नोर करके 10% शहरों पे फोकस किया। जो सिटीज थी उसको मेट्रो सिटी बनाया, मेट्रो सिटी को मेगा सिटी बनाया। अब हुआ गया कि शहर तो और डेवलप हो गए, लेकिन 90% गांव बैकवर्ड हो गए, ठीक है। तो जब 30-40 साल निकल गए तब जाके गलती का एहसास हुआ, इसको गड़बड़ हो गई, ठीक है, कि हमको गांव को डेवलप करना चाहिए था,
लेकिन ये तो हमने शहर डेवलप कर दिया, ठीक है। तो फॉर दिस डेवलपमेंट एनकरेजमेंट हैज बीन गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटी, गवर्नमेंट ने शहरों पे फोकस किया। ऑन द अदर हैंड, with the objective of green revolution, land reform act have been implemented so that development may be done in agriculture sector, ठीक है। तो हुआ ये कि on the other hand, the objective of green revolution, land reform act have been implemented, गवर्नमेंट ने land reform act लेके आई, ये जो हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, भागीदारी सिस्टम को हटाया, ठीक है, टेनेंसी के लिए कायदे बनाए, ओके। इस सारी चीजों की वजह से फार्मर्स को बेनिफिट हुआ। So the development may be there in the agriculture sector. As a result of this, production will increase, employment opportunities will be created. Employment will increase and poverty level would be decreased. Sorry, it was believed that as a result, development of industries benefit achieved by the owner industries will increase. ठीक है। अब हमने क्या एस्टिमेट किया था कि हम इंडस्ट्रीज को फोकस करेंगे। हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने शहर के पीछे भागे, इंडस्ट्रीज के पीछे भागे, लेकिन गांव को इग्नोर कर दिया, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज को इग्नोर कर दिया, एग्रीकल्चर को इग्नोर कर दिया। हमने ये सोचा था कि अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो हम खुद प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपने आप ही ये बेनिफिट नीचे के वर्गों के लोगों में पहुंचेगा। मतलब अगर इंडस्ट्रियलिस्ट कमाएगा तो उसका बेनिफिट वर्कर्स को भी मिलेगा, और वर्कर्स की फैमिली गांव में है तो वो बेनिफिट गांव वालों को भी मिलेगा। तो ये हम लोगों ने सोचा था और इसीलिए फोकस इंडस्ट्रीज पे किया। लेकिन हुआ ये कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट था वो दिन ब दिन करोड़पति बन गया, ठीक है, लेकिन जो वर्कर्स थे उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आया। इन सिंपल भाषा में हुआ ये कि रिच बिकेम मोर रिच एंड द पुअर बिकेम मोर पुअर। और हुआ ये कि जो सोचा था उसका पूरा उल्टा हुआ, ठीक है। हमने सोचा था हैवी इंडस्ट्रीज डालने के बाद सारी प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई। जो गैप था गरीब और अमीर के बीच में वो और वाइड हो गया और बढ़ गया, ठीक है। और इसी वजह से देश में गरीबी बढ़ती गई, ठीक है। जबकि उसी टाइम में हमको स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी थी कि शहर को मारो गोली, गांव को डेवलप करो। अब देखो, अब जाके हम क्या कर रहे हैं, अब गांव को डेवलप करते हैं, अब बोलते हैं आत्मनिर्भर योजना, ठीक है। अब हम लोग खुद पे डिपेंडेंट की सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज हमको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस करनी, लेकिन देश नया था, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं थी, किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, ठीक है। इसीलिए डिसीजन ऐसे भी लिए गए जो नॉलेज ना होने की वजह से गलत साबित हुए। जैसे अभी हम देख रहे हैं, कोरोना के एग्जांपल लेते हैं कि जब कोरोना नया आया था तब कुछ ऐसे डिसीजन भी लिए गए जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है कि रातों रात लॉकडाउन कर दिया, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया निकलने का, आने का, जाने का। और ये एस्टिमेट हुआ कि 14 दिन लॉकडाउन रखेंगे, हफ्ता लॉकडाउन रखेंगे तो कोरोना चला जाएगा। लेकिन ये तो लॉकडाउन बढ़ता गया, कोरोना भी बढ़ता गया, अब अनलॉक हो गया तो भी कोरोना बढ़ रहा है। मतलब ये कि जब भी कोई चीज नई आती है तो हम उसको समझ नहीं पाते, और यही गलती हमारे इकोनॉमिक्स की हुई ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। वो गांव की जगह पे शहर के पीछे भागे और वहीं से हमारी इकोनॉमी डाउन हो रहा है। Along with the slow economic development, distribution of income was inequitable and unequal. As a result of it, income and wealth was increased in the hands of a few rich. हुआ ये कि जो पैसा था वो अमीरों के हाथ में रह गया. Rich became more rich and the poor became more poor. As a result, the rich became more rich and the poor became more poor. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आज करते हैं. एक बार फर्स्ट पॉइंट देख लो, अगर डाउट है तो पूछ लो, यार हम सेकंड पॉइंट अगले थर्सडे को ले लेंगे. सर ऑप्टिमिस्टिक बबलर यानी ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव, कोई ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स उठा लेते. सर बबलर यानी स्टेप, क्या बबलर यानी स्टेप, बबलर